हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का पार्ट ए, जिसके अंदर 8 चैप्टर्स है, वो खत्म कर देंगे। आज 8th नंबर का चैप्टर आज हम खत्म करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, कोशिश करूंगा विद इन 30 मिनट्स इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दूं। चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग और एग्जामिनेशन में 4 to 6 मार्क्स तक का आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में जो कंट्रोलिंग है, आप लोगों को लगता है ये आखिरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो अगर कभी ट्रू फॉल्स में आ जाए कि कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये मिसअंडरस्टूड है। नहीं, कंट्रोलिंग प्लानिंग को फिर से लेकर आता है। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन नहीं है। राइट। सो कंट्रोलिंग है क्या? कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। आपने जब प्लानिंग करी थी, एक टारगेट आपने सेट किया था, और आज ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग करने के बाद आज आपके पास एक एक्चुअल आउटपुट आया है। उस एक्चुअल आउटपुट को उस प्लान आउटपुट से कंपेयर करना और देखना कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई डेविएशन तो नहीं है प्लान और एक्चुअल आउटपुट के बीच। अगर कोई डिफरेंस है, अगर कोई डेविएशन है, तो उसको ठीक करना, ताकि जब हम अगला प्लान बनाएं उस हिसाब से हम लोग अगला प्लान बनाएं और फिर डेविएशन को कम से कम करें। फिर हर साल प्लान में ग्रो करते रहें और डेविएशंस को मिनिमाइज करते रहें। यही है मेन पर्पस कंट्रोलिंग का। तो कंट्रोलिंग में आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो आपने प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर किया, उसको जो आपने प्लान बनाया है उससे कंपेयर करते हो, और अगर कोई डेविएशन है तो उसका रीजन फाइंड आउट करते हो क्लास। ठीक है, सच डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, ये रीजंस है। ठीक है, एंड रीजंस फॉर सच डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग बोलते हैं। अब कंट्रोलिंग में कीवर्ड क्या है? आप कैसे पहचानोगे कि किसी केस स्टडी में ये मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन की बात कर रहा है, तो ये कंट्रोलिंग की बात कर रहा है, ये बात आप कैसे पहचानोगे? तो सबसे पहला, इंश्योर वर्क एज पर प्लान, कंप्लीट इवेंट्स टू कंफर्म द प्लान, एक्चुअल आउटपुट नॉट एज पर द टारगेट ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोलिंग, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। ये तो बुक की बातें हो गई। अब तो मैं प्रैक्टिकली बताता हूं तुम कैसे पहचानोगे कि ये कंट्रोलिंग की बात कर रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा केस स्टडी के अंदर, कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही होगी, कंपनी ग्रो कर रही होगी, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, लेकिन कुछ कमी होगी जिसकी वजह से रेवेन्यूज डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मैनेजर पता करेगा या कोई किसी को अपॉइंट करेगा टॉप लेवल मैनेजर की, पता करो भाई क्यों सेल्स डाउन हो रही है, क्यों रेवेन्यू डाउन हो रहा है, क्यों प्रॉफिट ग्रोथ जो डिक्लाइन हो रहा है, ये पता करो। इसको पता कर लिया जाएगा, रीजन फाइंड आउट कर दिया जाएगा और ठीक कर दिया जाएगा, तो फिर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ने लगेंगे। ऐसी कहानी जहां भी लिखी होगी, समझ जाना वो बात किसकी कर रहा है? कंट्रोलिंग की बात कर रहा है। एनसीईआरटी लाइन पढ़ते हैं ध्यान से, क्या है? In order to seek plan result from the subordinate, a manager need to exercise effective control over the activity of the subordinate. आपने कुछ प्लान किया, आप चाहते हो जो आपने प्लान किया वो अचीव हो जाए, तो मैनेजर को ना इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल का मतलब देखना पड़ेगा एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एरर को मिनिमाइज करना पड़ेगा ताकि वो गोल अचीव हो सके। कंट्रोलिंग मींस इंश्योरिंग दैट एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म एज पर द प्लान। कंट्रोलिंग इस बात को इंश्योर करता है कि जो एक्टिविटीज कंपनी में की जा रही है वो प्लान्स के मुताबिक की जा रही है। इट इंश्योर, ऐसा आएगा पेपर सवाल, पेपर में ऐसा आएगा क्वेश्चन, इट इंश्योर that activities in the organization are performed as per the plan। बताओ ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? 4 ऑप्शन देगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। सही आंसर क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग also ensure that organization resources are being used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goal। dash ensure that, तो ये पूरा लाइन दिख देगा, आपको पहचानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या है आंसर? कंट्रोलिंग। इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। ध्यान रखना, मैंने यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। Controlling is the primary function of every manager। Manager at all level of management, top, middle, lower जो है वो controlling function perform करते हैं। जैसे प्लानिंग हर कोई करता है, उसी तरीके से controlling is pervasive, हर लेवल के मैनेजर्स करते हैं। कंट्रोलिंग के 2 एस्पेक्ट है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और ऑपरेशन। देखो ये सारे स्टेटमेंट्स ना ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, मैच दी फॉलोइंग के लिए भी आ सकता है, एमसीक्यू भी डायरेक्टली बन सकता है, चाहे वो 12th के जो 1-1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं ना उस पे भी बन सकता है, बड़े क्वेश्चन का भी बन सकता है, और स्पेशली सीयूईटी में भी बन सकता है। तो सीयूईटी में भी आप इन्हीं वीडियोस को रिवाइज करके जाना, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा इसके अंदर। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या है? देखो जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है वो स्ट्रैटेजी ठीक है कि नहीं,
आपने एक टारगेट बनाया कि यार हम इस साल 95% जो है स्कोर करेंगे, है ना, बोर्ड्स में। अब वो 95% सही है या गलत है, जो स्ट्रैटेजी जो रणनीति आपने बनाई है वो सही है कि गलत है, उसको चेक करने के लिए होता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। इट रेफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रैटेजीज आर एंड द प्लान आर, बिकॉज सम टाइम देयर कैन बी डेविएशन इन रीजन ऑफ सच प्लान एंड स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल, प्लान आउटपुट है 100 यूनिट्स और एक्चुअल आउटपुट 200। यार आपने सोचा था 100 यूनिट्स बनाने का, बन गए 200 यूनिट, यानी आपने प्लान ही गलत बनाया था। आपने प्लान ही गलत बनाया था। आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी मशीनरीज, आपके एम्प्लॉइज को देखकर, जो रिसोर्सेस आपके पास, उसे देखकर आपने जो टारगेट बनाया वही गलत है। एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा बच्चा टारगेट बना रहा है 60% लाने का, तो वो टारगेट ही गलत है। तो इस चीज को ठीक किया था स्ट्रेटेजिक कंट्रोल से। अगला है ऑपरेशनल कंट्रोल। ये एक इंटरनल चेक है मैनेजर्स के ऊपर कि कंपनी के जो मैनेजर्स जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल कंट्रोल। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल चेक करता है कि यार स्ट्रैटेजी ठीक है कि नहीं और एम्प्लॉय ठीक है कि नहीं, वो चेक करता है ऑपरेशनल कंट्रोल। एनसीईआरटी में लिखा है कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड, ये मैंने शुरू में बता दिया, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ फंक्शन दैट ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग। मैंने आपसे पहले भी कहा था कंट्रोलिंग पढ़ाते वक्त कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस ऐसे लिखे होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो लास्ट कुछ नहीं है, फंक्शन ऐसे नहीं लिखा रहता पहले से लेकर आखिरी तक, ऐसे नहीं लिखा रहता हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर, एक सर्कुलर फॉर्म में है, लाइन बाय लाइन, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से लाइन बाय लाइन। समझ रहे हो बात को? तो कंट्रोलिंग क्या करता है, प्लानिंग को दोबारा सर्कल में लेके आता है। आपने कोई प्लान बनाया, उसको अचीव किया, कमी ज्यादा जो भी था पता कुछ चला, फिर से प्लान बनाया, बेहतर प्लान बनाया उससे, और फिर गोल को अचीव किया, एंड सो ऑन। द प्रोसेस हेल्प, यानी कंट्रोलिंग प्रोसेस हेल्प करता है फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान इन द लाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आइडेंटिफाइड एंड दस हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। कंट्रोलिंग हेल्प करता है फ्यूचर की बेटर प्लानिंग के लिए, यानी कंट्रोलिंग अगर आप करोगे ना तो फ्यूचर में आप और बेटर प्लान बना पाओगे, क्योंकि आपने इस बार जो कंट्रोलिंग करी उसमें कुछ कमियों का पता चला, कुछ प्रॉब्लम्स का पता चला, आपने उसको ठीक किया ताकि वो आगे प्रॉब्लम्स रिपीट ना हो, राइट। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग के फीचर्स की बात करें तो ये गोल ओरिएंटेड है, यानी हेल्प करता है गोल को अचीव करने के लिए, वर्क करता है एज पर द प्लान। कंटिन्यूअस है, यानी कि नेवर एंडिंग है, चलता रहता है। परवेसिव है, इट इज यूज एवरीवेयर, ऑल टाइप ऑफ लेवल्स, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है क्लास? कंट्रोलिंग प्लानिंग को फिर से लेके आता है। और बैकवर्ड लुकिंग की क्यों है? कि कंट्रोलिंग प्लान को देखते हुए काम करता है, जो आपने पहले प्लान किया था ना उसको देखते हुए काम करता है। बैकवर्ड मीन्स लुकिंग टू द परफॉर्मेंस एंड फॉरवर्ड मीन्स फ्यूचर के लिए जो सजेशन है कि फ्यूचर में जो प्लानिंग की जाएगी वो इसको देखते हुए की जाएगी, पुरानी कंट्रोलिंग को देखते हुए। इंपोर्टेंस और बेनिफिट ध्यान रखना, जब भी पेपर में आ जाए कंट्रोल इज एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सो यू हैव टू राइट द इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है क्लास? इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है मैनेजमेंट का, और ये है क्लास सारे के सारे इंपोर्टेंस। इंप्रूव एम्प्लॉइज मोटिवेशन, हेल्प्स इन अचीविंग गोल, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, मिनिमाइजिंग एरर और इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एक एक करके इंपोर्टेंस को ध्यान से समझते हैं। दो चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एक तो इंपोर्टेंस और दूसरा है प्रोसेस। तो इंपोर्टेंस में सबसे पहला है कंट्रोलिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। व्हेन द प्लान्स आर मेड मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल, एंड कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि सारी एक्टिविटी जो हो वो एज पर द प्लान हो जो आपने प्लान किया था। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, through strategic controlling we can easily judge whether the standard or target set are accurate or not. An accurate control system revise करता है, देखो स्टैंडर्ड हमेशा सेम नहीं रहता है। अगर आपका अभी 95% का स्टैंडर्ड है प्री बोर्ड में, तो मे बी उससे सीख के बोर्ड्स में 98 का टारगेट लेके चलो, 99 का टारगेट लेके चलो, और फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगा, एक्चुअल रिजल्ट आएगा, आप कंपेयर करोगे और देखोगे कि आगे कभी फ्यूचर में जो भी एग्जामिनेशन हो, सीयूईटी हो, कॉलेज हो, उसके एग्जामिनेशन में वो गलती ना करे जो आपने पहले की, जिसकी वजह से आप कम नंबर आए। तो कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स को चेक करता है कि जो टारगेट, जो स्टैंडर्ड्स बनाए वो सही है कि नहीं, और उसको चेंज करता रहता है। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे।
कभी कम कभी ज्यादा चलता है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल गाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल की तरह ये भी कंपनी को राइट ट्रैक पे लेके रखता है। ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, एज अ रिजल्ट देयर इज मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज का भी प्रॉपर इस्तेमाल होता है। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग फंक्शन एम्प्लॉइज कंटिन्यूअसली चेक, एम्प्लॉइज के ऊपर नजर रखी जाती है उनकी एक्टिविटी के ऊपर कि वो क्या गलती कर रहे हैं, उन गलती को ठीक किया जाता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इससे एम्प्लॉइज का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा। अगर कोई आप पे नजर रख रहा है, आपकी मिस्टेक्स को सुधारने का काम कर रहा है, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगा। इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, an effective control system communicate the goals and standards of appraisal for subordinate well in advance. A good control system also guide employees to come out from their problem. एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो है ना वर्कर को मोटिवेट भी करता है ताकि वो फ्यूचर में गलती ना करे और अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर, small error may not be seriously affect to the organization, but if there is a error may not be seriously affect the organization, but अच्छा ये तो क्लास रिपीट हो गया, small error may not be seriously affect the organization, अच्छा यहाँ से क्लास रिपीट है, ठीक है। if these errors are repeated again and again, it will become a serious matter. Due to continuous monitoring and check, manager try to detect those error on time and take remedial steps. कोई छोटा एरर जो है मानता हूं बड़ा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बार बार होने वाला छोटा एरर आपकी कंपनी को बड़ा नुकसान फ्यूचर में कर सकता है, तो कंट्रोलिंग उन एरर को मिनिमाइज करता है। जैसे आपने कोई टारगेट सेट किया, वो देखता है एम्प्लॉयज ऐसा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फिर पता चलता है कि यार ये तो गलत हो रहा है, उसको ठीक करते हैं, तो नियर फ्यूचर गलती नहीं होगी कि हाँ यार वो जो लोग कहते हैं ना ऐसी थोड़ी हमारे बाल सफेद हो गए, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस कैसे होता है, काम करते करते लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स को देखी है, समझी है, तो उनको पता है कि यार आगे से ऐसी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो कंट्रोलिंग भी इसी तरीके से काम करता है, एरर्स को मिनिमाइज करता है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ये, ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। ये कीवर्ड्स पूछा गया था क्लास 12 के अंदर ही। कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फियर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग जो है वो एक ऑर्डर और डिसिप्लिन का माहौल बनाता है, वातावरण बनाता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर। तो मैंने कहा था ना कि कोई एम्प्लॉय चोरी कर रहा है, कोई एम्प्लॉय धांधलेबाजी कर रहा है, तो सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, उसके ऊपर नजर रखेंगे, उसकी गलतियों को पकड़ेंगे ताकि आगे कोई वो गलती ना करे। तो ये एक तरीके से आपकी जो डिसऑनेस्ट बेईमानी वाला जो बिहेवियर है उसको ये क्या करता है, कम से कम करता है। और द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटी, तो एम्प्लॉयज की एक्टिविटी पे नजर रख के हम क्या करते हैं, कम से कम करने की कोशिश करते हैं गलतियां, और डिसिप्लिन मेंटेन होता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग प्रोसेस। आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस में आपको अभी याद करा दूंगा, 6 पॉइंट है इसके अंदर, लेकिन इस वीडियो के कमेंट में हर एक बच्चा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सिलेक्शन, कंट्रोलिंग, 5 के 5 ऊपर नाम लिखो, फिर लिखो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। लिख के दिखाओ, देखो तो बहुत हद तक तुम्हें याद होगा। कमेंट्स में दिक्कत है लिखने में तो फिर आप अपनी कॉपी पे लिख के देखो, बट एक बार लिखो जरूर, वो हमेशा आपको याद रहेगा। और अगर मैं 12th की बात करूं तो एक क्वेश्चन आएगा 4 से 5 नंबर, बट मैं सीयूईटी की बात करूं ना, कम से भी कम क्लास 5 क्वेश्चन बनेंगे, 25 नंबर का बनेगा। प्रोसेस ही प्रोसेस अलग अलग वे में पूछा जाएगा। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी के प्रीवियस ईयर 22, 23, 24 में देख लेना, बहुत क्वेश्चन प्रोसेस के पूछे गए हैं बिजनेस में, स्पेशली अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों से। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अच्छे से क्लास आप इसको याद कर लो और लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। तो कंट्रोलिंग का सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है सेटिंग अप ऑफ टारगेट। टारगेट को सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना। स्टैंडर्ड्स मींस टारगेट इन विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, दिस इज द बेसिक फॉर कंपैरिजन। यानी स्टैंडर्ड सेट करना जिससे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे, वो टारगेट यहाँ सेट होता है। टारगेट आपने ऐसे नहीं बनाना पर डे का, पर मंथ का, जो बहुत ज्यादा हो बहुत कम हो। तो अपने आप कुछ भी मत सोचना, फिर नो यूज है, फिर कोई फायदा नहीं है। स्टैंडर्ड जो है अपने रिसोर्सेज क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, वो देखते हुए तुम्हें स्टैंडर्ड सेट करना है। स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म। स्टैंडर्ड तो क्वांटिटेटिव में भी हो सकता है और क्वालिटेटिव में हो सकता है। स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा आ चुका है पहले। इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल। तो स्टैंडर्ड को क्लास जो है आप फ्लेक्सिबल रखो ताकि अपने टारगेट को आप आगे चल के कम ज्यादा कर सकते हो। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखो कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपने टारगेट को सेट किया, फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे कि जो आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो क्या है, वो उसको मेजर करना है। अच्छा, कितनी सेल्स हुई है एक्चुअली में इस साल, है ना, कॉस्ट कितनी निकल के आई प्रोडक्ट की, उसको यहाँ पे मेजर करना है। आफ्टर सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स
the performance of the employees are measured, that is how much work done by the employees. Numerically performance is easily measured. तो अगर आप न्यूमेरिकली मेजर करोगे ना परफॉर्मेंस को तो आसान है, और इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्मेंस को चेक करते रहना चाहिए कि हाँ यार शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे, जैसे आपका ना हर 2-2 3-3 महीने में टेस्ट होता रहता है, तो इसी बहाने पढ़ते चले जाते हो, गलतियों को पकड़ते हो पहले टेस्ट में, फिर दूसरे टेस्ट में सुधार करते हो। अगर टेस्ट वेस्ट कुछ ना हो, सीधा बोर्ड्स का पेपर देने चले जाओ तो बोर्ड्स में ही गलती करोगे, फिर सुधार का कोई चांस नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे प्लान परफॉर्मेंस से, जो भी आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है प्लान परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करना थर्ड स्टेप है। कंपैरिजन करने के बाद आपने डेविएशन को एनालाइज करना है, डिफरेंस क्यों आया, सोचा ये था एक्चुअल परफॉर्मेंस से डिफरेंस क्यों आया। ऑल डेविएशन नीड नॉट बी ब्रॉट टू द नोटिस टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, सारे डेविएशंस को लेकर परेशान होने की, टॉप लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। अ रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी एस्टैब्लिश एंड ओनली केसेस बियॉन्ड दिस रेंज, एक रेंज सेट कर दिया जाता है कि यार इसी रेंज तक का डेविएशन अलाउ है, इतना तो चलेगा, इससे ज्यादा होगा तो आपको टॉप लेवल की नॉलेज में लेके आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर 2 पॉइंट आता है, सीपीसी और एमबी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये दोनों पॉइंट एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर ही है। क्या है देखते हैं, एक जैसा लगता है बट ये अलग है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल जो है वो बेसिकली कहता है कि फोकस करो की एरिया पे, छोटी मोटी चीजों पे फोकस मत करो। जो कंपनी में हाई रिस्क चीजें हैं, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाता है ना, जो क्रिटिकल एरिया है आपने उस पर फोकस करना है। एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन इन दिस की एरिया, अगर इस की एरिया में कोई डेविएशन है देन इट मस्ट बी अटेंडेड अर्जेंटली, तो उसको अर्जेंटली अटेंड करो। की एरियाज आर दोज विच हैव इंपैक्ट ऑन होल ऑर्गेनाइजेशन, की एरिया वो एरिया है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे अगर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ गया 2 रुपए से और पोस्टल कॉस्ट बढ़ गया 5 रुपए से, तो विच इज मोर क्रिटिकल, ऐसा पेपर में सवाल आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ये 2 रुपए वाला ज्यादा क्रिटिकल है। भले इसका फिगर ज्यादा है बट ये हमारे हाथ में नहीं है पोस्टल एक्सपेंस, और ये बार बार का नहीं आएगा पोस्टल एक्सपेंस, बट आपकी लागत ही 2 रुपए से बढ़ गई तो आप जो कुछ भी बनाओगे वो 2 रुपए से महंगा हो जाएगा, सेल्स प्राइस भी बढ़ जाएगी। ओके, पोस्टल तो हजारों यूनिट को एक बार में भेजना पड़ेगा ना, वो इतना महंगा। जैसे पेट्रोल है, अगर पेट्रोल का खर्चा, अगर पेट्रोल बढ़ जाता है तो ज्यादा क्रिटिकल है, ज्यादा सीरियस है। बिजली का अगर बढ़ गया तो ज्यादा क्रिटिकल है, बिजली अगर 1 रुपए से भी बढ़ गया यूनिट मान लो, और पेट्रोल अगर 2 रुपए से बढ़ गया तो वो ज्यादा खतरनाक है। रेदन गाड़ी की कीमत अगर 30,000 20,000 से बढ़ गया तो वो खतरनाक नहीं है, वो रोज का काम नहीं है, वो कभी कभी ये काम है। बट बिजली का काम रोज का है, पेट्रोल का काम रोज का है, उससे सारी चीजों पे इंपैक्ट आएगा तो वो ज्यादा क्रिटिकल है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि जो क्रिटिकल एरिया है ना उस पर पहले फोकस करो, उसको पहले ठीक करो। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी बोलते हैं इसको, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ही बोलते हैं। ये क्या कहता है, एक रेंज बना लो, इस रेंज तक के अंदर डेविएशन तो ठीक है, लेकिन इस रेंज से बाहर जाता है तो सीरियस है, फिर तो आपको सीरियस स्टेप लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये कहता है अगर आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इट मीन्स अ मैनेजर हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। The deviation which are beyond the specific range should only be handled by the manager, and small or minor deviation को ignore करो। Manager should not waste time and energy in finding solution of minor deviation। छोटे मोटी चीजों को इग्नोर करो, और जो मेन जो है प्रॉब्लम, जो इस डेविएशन, जो मेजर डेविएशन है उसको आपने ठीक करना है। अपने टाइम और एनर्जी मत वेस्ट करो छोटी मोटी चीजों को पकड़ने में, इग्नोर करो छोटी मोटी चीजों को, आगे बढ़ो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और ये दोनों पॉइंट किसके अंदर था, एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर। अगला है टेकिंग करेक्टिव मेजर। ऑन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, द मैनेजर विल कम टू नो अबाउट द डेविएशन बिटवीन प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो उस डेविएशन को ठीक करना ही टेकिंग करेक्टिव मेजर। नेक्स्ट स्टेप इज टू know the reason for deviation and try to remove the deviation in future. Manager must take corrective measures only to find the root cause. Root cause find out करके उसको खत्म करेंगे root cause को, ताकि फ्यूचर में वो deviation रिपीट ना हो। जैसे मशीन अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर रही तो मशीन को चेक कराओ, उसके पार्ट चेंज कराओ। मशीन काम नहीं कर रही तो करेक्टिव मेजर क्या होगा, मशीन को रिप्लेस करा दो। एम्प्लॉयज ओवरबर्डन फील कर रहे हैं तो करेक्टिव मेजर क्या होगा क्लास की, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हायर कर लो। समझ रहे हो बात को? दिस इज कॉल्ड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। कमी क्या हो गई, इसको ठीक करना ही क्या है, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स।
और फिर फीडबैक लो एम्प्लॉय से कि अब तो ठीक है, अब तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब तो आगे दिक्कत नहीं आएगी. दिस इज कॉल्ड टेकिंग feedback in controlling. After making corrective measures, a feedback report is prepared and it refers to list of reason of deviation of plan or inefficiency in overall working organization. Feedback act as a base. ये जो feedback मिला है ना, ये आगे के लिए बेस है कि नेक्स्ट ईयर जो प्लानिंग करेंगे वो कैसे करेंगे. अच्छा, डेविएशन दो तरीके होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. एक्चुअल आउटपुट 110 है, सोचा था 100, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, 10 ज्यादा बना है. एक्चुअल 90 है, सोचा था 100, तो ये हो गया नेगेटिव डेविएशन. दिस इज कॉल्ड फीडबैक इन कंट्रोलिंग. सो कंट्रोलिंग के क्या क्या है? सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, फिर दूसरा क्या होगा? मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, डेविएशंस को एनालाइज करेंगे, टेकिंग करेक्टिव मेजर, ठीक करेंगे, और फिर फीडबैक लेंगे. तो ये सारे के सारे जो थे वो स्टेप्स थे कंट्रोलिंग प्रोसेस की. तो आई होप सारे स्टेप्स आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा. लिख लिख के आधा घंटा दे के लर्न कर लो, बहुत फायदेमंद में रहोगे अगर आपने स्टेप्स याद कर लिए. अंदर का अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो पेपर में. हमारा लास्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट. ध्यान रखना, ये लाइन ट्रू है. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स है, मैनेजमेंट ही है. मतलब आप सेपरेट नहीं कर सकते भैया, दोनों साथ ही रहेगा, सेपरेट नहीं कर सकते. अब इसमें 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, और ये 4 के 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलता है रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में. तो सबसे पहला मीनिंग की बात करें तो प्लानिंग का मतलब है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय हुम इट शुड बी डन, वो एडवांस में सोच लेना. और कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स. बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. प्लानिंग आपने किया और कंट्रोलिंग नहीं करी तो भी क्या फायदा हुआ? आपने प्लान तो बना लिया और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी आया आपने कंपेयर ही नहीं करा, क्या ठीक है क्या नहीं, कहाँ कमी है, तो भी कोई फायदा नहीं है. कंट्रोलिंग भी प्लानिंग पे डिपेंड है. अगर आपने प्लान ही नहीं किया होगा तो कंट्रोलिंग कैसे करोगे? कंट्रोलिंग में एक्चुअल को प्लान से कंपेयर करना होता है. आपने प्लान ही नहीं बनाया कुछ, तो जो आज एक्चुअल परफॉर्मेंस है वही सही है, फिर कम ज्यादा पता कैसे चलेगा? बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग. प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है. और प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों? क्योंकि प्लानिंग के अंदर पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ही फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जाती है. तो जब भी मैं प्लानिंग करता हूं फ्यूचर के लिए करता हूं, पर मैं देखूंगा पास्ट परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग मैं फ्यूचर के लिए प्लान करूंगा. तो बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है. और कंट्रोलिंग प्लानिंग को देख के किया जाता है. कंट्रोलिंग में जो बिहेवियर है हमारा प्लान को देखते ही तो किया जाता है. जो आपने प्लान किया है उस बेसिस पे तो आप कंट्रोलिंग करते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस बनाते हो ना उसको. तो जो कंट्रोलिंग है वो प्लानिंग को देखता है, तो बैकवर्ड लुकिंग भी है. और कंट्रोलिंग सिर्फ कंपैरिजन से खत्म नहीं होता, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है. कंट्रोलिंग जब हम करते हैं, फीडबैक लेते हैं, तो फ्यूचर प्लानिंग को इंप्रूव करते हैं कि फ्यूचर में जो प्लानिंग करेंगे अब हम पुराने एक्सपीरियंस को लेते हुए फ्यूचर में प्लानिंग करेंगे. तो कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है. लास्ट है प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. क्या होता है क्लास इवैल्यूएटिव या इवैल्यूएट? प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, दिमाग का है, मेंटल एक्सरसाइज पता है आपको, इन्वॉल्विंग थिंकिंग, आर्टिकुलेशन एंड एनालाइज टू डिस्कवर एंड प्रिस्क्राइब एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द गोल्स. तो यहाँ तक जो है प्लानिंग जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, एक तरीके से बताता है, एक रोड मैप तैयार करता है काम कैसे करना है. जबकि कंट्रोलिंग अदर हैंड चेक करता है वेदर डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेट इनटू डिजायर्ड एक्शन. प्लानिंग इज थस प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएट. कंट्रोलिंग क्लास एक्चुअल में इवैल्यूएट करता है, चेक करता है कि यार जो तुमने प्लानिंग की थी वो सही की थी या नहीं की थी, अंडर एस्टिमेट था, ओवर एस्टिमेट था, ताकि फ्यूचर में आप उसे ठीक कर सको. तो कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. जो डिटेल में बता दिया मैंने आपको कि कहीं ये लाइन आ जाए लिखी हुई ये पैराग्राफ और आपको बोले कि बताओ कि क्या है सही पॉइंट, तो उसको ये पॉइंट लगाना है. प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोल इज इवैल्यूएटिव. बाकी दोनों इनसेपरेबल ट्विन्स हैं. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर सप्लीमेंट्री फंक्शंस. प्लानिंग मेक कंट्रोलिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, वेयरएज कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग. बिल्कुल ट्रू है, कंट्रोलिंग फ्यूचर प्लानिंग को इंप्रूव करता है. प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस. सिमिलरली कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग. कंट्रोलिंग अंधा है प्लानिंग के बिना, प्लानिंग नहीं तो कंट्रोलिंग नहीं. बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक है ना, तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है ना, इनसेपरेबल ट्विन्स हैं. और प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस. आपने प्लानिंग किया है, प्लान तो बना लिया आपने, चलो यार मैं इतना करूंगा, फिर आपने लास्ट में कंपेयर ही नहीं किया, तो क्या फायदा प्लान बनाने का. अगला है, अच्छा हाँ,
प्लानिंग कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप में कुछ कीवर्ड्स लाइक बोथ मीनिंग ऑफ बोथ टर्म्स. कंट्रोलिंग डिपेंड अपॉन प्लानिंग फॉर बेस और यार्डस्टिक टू कंपेयर विद, एंड प्लानिंग डिपेंड अपॉन कंट्रोलिंग फॉर राइट इंप्लीमेंटेशन. तो पहले तो मीनिंग का हो गया, दूसरा हो गया क्लास दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक है. कंट्रोलिंग लुक्स बैक फॉर परफॉर्मेंस. कंट्रोलिंग हमेशा पीछे देखता है प्लान को, और लुक फॉरवर्ड फॉर गिविंग सजेशन कि आगे का प्लानिंग बेहतर किया. कंट्रोलिंग फ्यूचर प्लान को बेहतर बनाता है. ठीक है ना. कंट्रोलिंग इंप्रूव्स फ्यूचर प्लानिंग, ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट ट्रू है. कंट्रोलिंग फ्यूचर प्लानिंग को बेहतर बनाता है. और प्लानिंग बैक देखता है क्लास, प्रीवियस ईयर को देख के हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, है ना, अजम्पशन फॉर न्यू प्लान. और लास्ट है प्लानिंग कोर्स ऑफ एक्शन है, और कंट्रोलिंग इंश्योर कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड. यानी ये जो 4 पॉइंट है ना, 1 2 3 4, ये इन चारों का कीवर्ड है ना. ये सेकंड पॉइंट है इंटरडिपेंडेंट इंटरलिंक, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग. और लास्ट है ये प्रिस्क्रिप्टिव है, प्लानिंग प्लान करता है कोर्स ऑफ एक्शन को, और कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि कोर्स ऑफ एक्शन जो हमने सोचा है वो एक्चुअल में फॉलो. इसको इवैल्यूएटिव बोलते हैं, इसको प्रिस्क्रिप्टिव बोलते हैं. डन. तो ये है पूरा का पूरा कंट्रोलिंग चैप्टर. आई होप क्लास सीपीसी एमबी समझ गए आप. सीपीसी एमबी का जो कीवर्ड है वो शुरू में लिखवा दिया था. ये देखो सीपीसी, गिविंग मोर अटेंशन टू एक्टिविटी एंड डिपार्टमेंट विच आर मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल, वेयर इज नॉन क्रिटिकल एरिया कैन बी इग्नोर्ड. और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का क्या है कीवर्ड, इग्नोरिंग द डेविएशन विद अ परमिसिबल लिमिट. एक रेंज ऑफ डेविएशन बना दी जाती है. अ मैनेजर हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग मे बी एंड अप विद कंट्रोल नथिंग. तो ये भी क्लास एक तरीके से कीवर्ड है एनालाइजिंग डेविएशन का, आप ध्यान रखना. राइट, ये रहा उसके 2 पॉइंट के कीवर्ड है, ये आप ध्यान रखना. बस खत्म, इस चैप्टर क्लास यहाँ पे एंड होता है. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और ये हमारा पार्ट ए यहाँ पे 50 मार्क्स का खत्म हो गया. तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के याद करके आना. कोई डाउट हो मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में. वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. और अगली वीडियो में हम पार्ट बी पढ़ेंगे. ठीक है, तो शुरू करेंगे. आप उसे एक बार पढ़ के आना ताकि मैं रिविजन कराऊँ तो आसान लगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.